नमस्कार, मैं अश्विन मिश्रा। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय बीट। इस बुलेटिन में देखेंगे देश दुनिया की टॉप खबरें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का बिगुल बज चुका है। अब पूरा राजनीतिक माहौल गर्म हो चुका है। पहले चरण में 18 जिलों के 121 सीटों पर 6 नवंबर को वोटिंग होगी, जिसके लिए अब तक 1698 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया, जबकि नाम वापसी की तिथि 20 अक्टूबर तय की गई है। इस चरण में सबसे ज्यादा सीटें राजद और जेडीयू के लिए अहम है, क्योंकि यही मुकाबला का केंद्र बन गई है। महागठबंधन की ओर से राजद ने 71, कांग्रेस ने 25 और मकाबा मामले में 13 और बीआईपी और सीपीआई ने 6-6, जबकि सीपीएम और आईआईपी ने 2-2 उम्मीदवार उतारे हैं। दूसरी ओर एनडीए ने जेडीयू को 57 भाजपा के खाते में गई, वहीं 48 रामविलास वाली पार्टी लोक जनता पार्टी को मिली है। वहीं 14 और रालोआ को 2 सीटें मिली है। पहले चरण में 36 सीटें पर आरजेडी जेडीयू, 23 सीटों पर आरजेडी भाजपा और 23 सीटों पर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हैं। वहीं चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच 10 सीटों पर सीधा टक्कर देखने को मिल रहा है। इस चरण में तेजस्वी यादव राघोपुर और पवन सिंह छपरा, विजय कुमार सिन्हा लखीसराय, सम्राट चौधरी तारापुर, मंगल पांडे सिवान समेत कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पे लगी। इसके अलावा मुकेश सहनी की विकासशील ईसान पार्टी भी 6 सीटों में से 4 पर भाजपा और 2 पर जेडीयू से मुकाबला कर रही है। कुल मिलाकर बिहार के पहले चरण के चुनाव राजनीतिक समीकरण के परीक्षा और भविष्य की दिशा तय करने वाला मुकाबला माना जा रहा है। बिहार के बेगूसराय जिले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान ने राजनीतिक पारा बढ़ा दिया है। मामला मटहानी विधानसभा क्षेत्र से राजद के प्रत्याशी और पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह उर्फ बोगो सिंह के मस्जिद में सजदा करते हुए वायरल वीडियो से शुरू हुआ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से वीडियो शेयर करते हुए लिखा, अब वोट के लिए गौ मांस खाना ही बचा है। इसके बाद दोनों पक्षों में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। मीडिया से बातचीत में गिरिराज ने कहा कि भारत में इंडी गठबंधन और खासकर बिहार में लालू यादव और कांग्रेस पार्टी घुसपैठियों को ही मुसलमान मानती है। उन्होंने यह भी कहा, जब एनडीए की सरकार आएगी तो ऐसे लोगों को चुन चुनकर बिहार से बाहर किया जाएगा और डिपोर्ट किया जाएगा। गिरिराज ने आगे कहा, ना राहुल गांधी बचा पाएंगे, ना ही तेजस्वी यादव। जो भी मुसलमान है, चाहे वो बांग्लादेशी क्यों ना हो, उनका रहने का हक भारत में नहीं है। गिरिराज सिंह के एसआईआर और बुरखा विवाद का भी उदाहरण देते हुए सवाल उठाया, लोग बुरखा पहनकर क्यों हंगामा करते हैं। उन्होंने कहा कि देश संविधान के तहत चलता है और मतदान केंद्र पर बुरखा उठाने में पोलिंग एजेंट का कानून के तहत कार्रवाई करेंगी। गिरिराज ने साफ किया, भारत का संवैधानिक लेबल गिरा नहीं है और चुनाव संविधान के तहत ही होते हैं। मथुरा के वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर का खजाना करीब 54 साल बाद धनतेरस के अवसर पर शनिवार को खोला गया, लेकिन उम्मीदों के विपरीत इसमें कोई बेशकीमती सामान नहीं मिला। अधिकारियों की उपस्थिति में खोले गए इस खजाने में पीतल के बर्तन, पुराने संदूक और आभूषण की खाली बॉक्स बरामद हुए। खजाने की निगरानी दिल्ली से आई चार्टेड अकाउंटेंट और जिला प्रशासन की मौजूदगी में किया गया। जिला अधिकारी सीपी सिंह ने बताया कि खजाने के एक कमरे की जांच बाकी है, जिसे रविवार को खोला जाएगा। इस बीच खजाना खुलने के बाद सेवाताओं ने हंगामा कर दिया, उन्होंने नारेबाजी की। इसके चलते जांच रोकनी पड़ी। खजाने को फिर से सील कर दिया गया। मंदिर की हाई फॉरवर्ड कमेटी ने अपनी पहली बैठक में खजाना खोलने का फैसला किया था, लेकिन चूंकि उस पर कोर्ट की सील लगी थी, इसलिए प्रशासन ने सिविल जज से अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने 18 अक्टूबर को खजाना खोलने की तिथि तय की थी। इस पूरे घटना पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पे पोस्ट करते हुए लिखा, भाजपा सरकार के करबद्ध आग्रह है कि कम से कम मंदिरों के खजाना तो छोड़ दें। इतना ही लालच अच्छा नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण। लंबे इंतजार के बाद इससे खोले जाने वाले खजाना केवल श्रद्धालुओं की उम्मीद टूटी, बल्कि अब यह मामला राजनीतिक बहस का विषय भी बन चुका है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का लेवल एक बार फिर से खतरनाक स्थिति में पहुंच गया।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार रविवार सुबह शहर के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचक AQI गंभीर और खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। आनंद विहार में बात करें 430, अक्षरधाम में 426 जो कि गंभीर श्रेणी में आते हैं। वहीं अशोक विहार में 306, वहीं बवाना में 309 में वायु गुणवत्ता बहुत खराब रही। कई अन्य इलाकों में प्रदूषण चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं जहांगीरपुरी में 318, द्वारिका सेक्टर 8 में 341, चांदनी चौक में 291 और एयरपोर्ट पे 288, बरालापुर में फ्लाईओवर पे 290, ITO पर 284, ये सभी खराब श्रेणी में आते हैं। प्रदूषण बढ़ते देखते हुए प्रशासन ने कई इलाकों में पानी छिड़काव का इस्तेमाल कर रही है। खास तौर पर इंडिया गेट के आसपास में यह प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन वहां का AQI अब भी 270 के आसपास है। वहीं स्वास्थ्य के जोखिमपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। वहीं डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि ऐसे उच्च AQI लेवल में लोगों को बाहर निकलते समय सुरक्षित मास्क पहनने और संवेदनशील समूहों को घर में रहने की सलाह दी जा रही है। गोवा में दिवाली का मतलब सिर्फ दियों की रोशनी नहीं, बल्कि नरकासुर वध की परंपरा से जुड़ा जोश और उत्साह भी देखने को मिलता है। इस बार पेरनेम में यह जोश चरम पर। यहाँ के युवा दिन रात मेहनत कर नरकासुर का विशाल पुतला बनाया। रंग, रोशनी, कलाकारी के इस संगम से तैयार हो रहा है और पुतला जो दिवाली की रात बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बनेगा। तो इस बार पेरनेम में दिवाली की सुबह अब अंधकार पर प्रकाश की जीत होगी। तब युवाओं की मेहनत और रचनात्मक का यह जश्न पूरे गोवा में गूंजेगा। गोवा की सांस्कृतिक और परंपरा में नरकासुर वध का उत्सव खास जगह रखता है। गोवा के होनहार छात्रों ने एक बार फिर कमाल कर दिया। तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में अब उनकी उड़ान अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंच गई। मीरामार की युवा साइंस सेंटर में हुए रोबोटिक अवार्ड प्रोग्राम के दौरान एक बड़ी घोषणा हुई। गोवा के 5 प्रतिभाशाली छात्र अब दुबई में आयोजित होने वाले वर्ल्ड टेक्निक कार्यशाला में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस मौके पे मुख्य अतिथि जल संसाधन मंत्री सुभाष और गोवा बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष मनोज पाटिल भी मौजूद रहे। प्रोग्राम में रोबोटिक्स में निपुण इन युवा इन्वेंटर को सम्मानित भी किया गया। उन्होंने अपने हुनर से पूरे गोवा का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। And so many things happened with us. Then somehow we conceptualized. One of the students from Devappa High School in Kukuri, they had constructed a robotic Narkasur. So let's do this. Let's do the robotic Narkasur. But we eventually squeezed down our age criteria from 8 to 12. So I was just mentioning to you that we did robotics over. Then somehow sir said, let's do robotics Diwali. So we came up with the robotics Narkasur challenge. But at this now with all whatever that has happened and looking at the response of parents and teachers, we are sure that Curious Mind is definitely going to organize a robotic Christmas. Stay tuned for more. Thank you so much, and please keep participating and winning. See, we have tried to do justice to whoever we can possibly can, But finally, somebody has to lose, somebody has to lose, somebody has to win, somebody has to lose. Or rather, I say, instead of saying losing, have to wait for a next opportunity, because next opportunity is coming right away. So don't be disappointed. With that, thank you very much. Very, very important function. In fact, just before Chaturthi, 15 days before Chaturthi, Yogesh Kerkar thought about this concept, and we all together met the Honorable Chief Minister along with Subhash Shirorkar sir and discussed with him that we would want to have this program for the children of Goa, and Honorable CM immediately said yes. Friends, today is the world of robotics and AI, and we would want our children to get connected to robotics and AI at an early age. Future is all about STEM education. The jobs further will all be related to science, technology, maths, and today the young kids who are really working on robotics, I must compliment all the parents first and the teachers. I think they deserve a bigger round of applause for getting their children to work on robotics. In fact, the CARES that we have started in Goa today have almost 18,000 plus children, and there are so many other kids coming forward
to really not only get into KS but also participating in competitions not only in Goa but competitions across India. In fact, last 15 days ago, almost 60 children went to Ahmedabad for the World Robotics, and I'm really thankful to just share that almost 5 teams are going to Dubai because they have won trophies and they will be participating at the World Robotic Conference at Dubai. And I would want every child present in this hall next year to go for international competitions. स्टुडंट्स हे आमचे कुटुंबाचे प्रत्येक कुटुंबाचे भरीभार आसा, प्रत्येक कुटुंबाचो फुडार आसा. आमी केन्ना केन्ना पिढी म्हणटात आनी पिढी म्हटल्यार कितें म्हणटा 20 वर्सांची आनी परत 20 वर्सांची. बट आय बिलीव दॅट एवरी सिंगल क्लास इज अ पिढी. कारण तुमच्या सायडीन जर तुमकां भुरगो आसा पळय न्ही, तो धांगांनी 10 वर्सांचो 20 जालो, 20साचो 25 जालो, लग्न जालो आनी देन यू हॅव अ फॅमिली. आणि त्यामुळे प्रत्येक भुरगो जो आसा पळय इज द जनरेशन फॉर मी. आणि म्हणून ह्या निमित्तान तुमकां सांगता आसतना ह्या सगळ्या भुरग्यां कडेन आमची सायन्स आनी टॅक्नॉलॉजी हॅज टू कम इन अ व्हेरी बीग वे, खूब मोठ्या प्रमाणात. आणि त्यामुळे तांची क्रिएटिविटी, तांची लॉजिकल थिंकींग जे आसा पळय न्ही, हाका आमी स्कोप दिवपाक जाय. आनी म्हणून जेन्ना योगेश म्हजे कडेन सहज उलोवप जालें, योगेशा म्हटल्यार दिवाळी कितें तरी करूंकच जाय. आतां कितें करपाचें, आय टेल यू, आय हॅव बीन एक्सप्लोरींग, बट देन योगेश वॉज द रायट मॅन फॉर मी सांगपाक येस वी शूड ट्राय टू गेट एवरी सिंगल हावस इन्वॉल्व इन दीस. कारण भुरगीं जे आमचे आसा पळय न्ही, समजा जर हाचें नाशिल्लें जाल्यार चवथीच्या निमित्तान माटोळी हाडटा अशें योगेशान म्हटलें उतरां. माटोळी आवय किंवा बापूय चड करून बापूय हाडटा वचून, आनी ती माटोळी बांदपाचें काम जें आसा पळय तें करता आसतना भुरगो जो आसा पळय तो मोबायलाचेर गेम खेळटा. सो त्या गेमींतल्यान भुरग्याक भायर काडपाक जाय आसता. लक्षांत घेयात, हे दिवाळी रोबोटीक दिवाळी आसा पळय न्ही, ती कित्याक विचार केलो म्हणटा ते गेमीक जो खेळटा बसून भुरगो आनी तातूंत आपलो टायम वगडायता वगैरे वगैरे, तातूंतल्यान व्हडले एक्सलन्स कांय घेना. त्या गेमींतल्यान भुरग्याक भायर काडपाक जाय. आनी म्हणून आमी चिंतलें की रोबोटीक चवथ जास्ती जावपाक जाय अशें. दुसरें लक्षांत घेयात की एक सामकी अत्यंत गरजेची गजाल आसा तें म्हणल्यार कितें, द टिचींग एंड लर्निंग प्रोसेस इज चेंजींग. आनी हाजी आमी नोंद घेना जर जायत, हाजी आमी नोंद घेना जर जायत आनी आमच्या भुरग्यांक तशा प्रकारची पॅटर्न दिना जर जायत जाल्यार गोवा वील बी लॅगिंग बिहायंड. हे सामकें म्हणजे काळ्या लग्नावरची रेस म्हणटा पळय तशी आसा. गोवा के पूर्वी में सेवा और समाज सेवा के संकल्प के साथ सम्राट क्लब ऑफ पूर्वी की नई कार्यकारिणी ने कार्यभार संभाल लिया. संजय स्कूल हॉल में शपथ ग्रहण प्रोग्राम का भव्य आयोजन किया गया. इस मौके पर पर्यटन मंत्री रोहन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. वहीं सम्राट क्लब के राज्य और ब्लॉक पदाधिकारियों ने भी कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई. इस दौरान सम्राट अनुज ने क्लब के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया, जबकि पूर्व अध्यक्ष सम्राट रिया ने अपने कार्यकाल का समापन किया. साल के लिए 2025-26 के लिए गठित नई टीम में सम्राट दिनेश तारे सचिव और सम्राट तातू कोषाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं. प्रोग्राम में क्लब के सदस्यों ने समाज सेवा के नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने का संकल्प दोहराया है. की इंस्टॉलेशन सेरेमनी में पार्टिसिपेट होने में बहुत खुशी हो रही है. सम्राट क्लब परवरी में इज अ वेरी वाइब्रेंट क्लब ऑफ सम्राट परिवार एंड दे हैव डन वंडरफुल वर्क फॉर द लास्ट 8 years एंड दिस ईयर सम्राट अनुज हरमलकर इज टेकिंग ओवर एज अ न्यू प्रेसिडेंट. मैं सम्राट अनुज हरमलकर को तहे दिल से उनका अभिनंदन करता हूँ और मुझे विश्वास है कि सम्राट अनुज ये 1 साल में सम्राट परिवार, सम्राट का जो मोटो है, सम्राट की जो उद्देश्य है, देश को आगे लेने में प्रेरित रहेंगे. अभी जो प्रेसिडेंट ने जो शपथ ली है वो ये सामाजिक कार्य और जो कल्चरल क्षेत्र में परवरी में जो भी काम होता है उसमें वो हमेशा आगे रहता है. जैसा कार्निवल हो, सिग्मा हो, कृष्णोत्सव हो, या परवरी में जो भी कार्यक्रम होता है उसमें उनका बहुत बड़ा हिस्सा होता है और प्लानिंग एग्जीक्यूशन उनका बहुत अच्छा है. तो हमें लगता है कि ऐसा वो बहुत बड़ा काम किया. परवरी क्लब का जो 9th इंस्टॉलेशन हो रहा है, ये परवरी क्लब इज माय होम क्लब और पिछले 8 साल में ये क्लब ने बहुत अच्छा काम किया है. इन्होंने यात्रा जो गोवा का बहुत ही
पॉपुलर लोकल नाट्य है, लोकगीत है, इसके इस कातार का उन्होंने पूरे गोवा में ऑल गोवा या कातार कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन किया था। ये क्लब को बहुत ही वाइब्रेंट, अभी जो अनुज हरमलकर जी है जो वही वाइब्रेंट प्रेसिडेंट है जो इस क्लब को आगे लेंगे। आज सम्राट अनुज हरमलकर परवरी मौका भी है दस्तूर आज आम्ही नवांचा सम्राट इकडे खेळलेला आहे आणि परवरी शहर यहाँ पे हर देश के लोग रहते हैं, एकदम जोरदार रिक्वेस्ट के लिए आवाज़ एकदम आ चुकी है। आज जो है कि हमारे जो माननीय आमदार और गोवा राज्य के मिनिस्टर रोहन खौटे जी ने उनका हमेशा ये क्लब को सपोर्ट रहा है, जो कि हम लोग यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ करते हैं। गोवा के फोंडा तालुका के बेदौरा में आईआईटी परियोजना को लेकर विवाद एक बार फिर से गर्मा गया। स्थानीय निवासियों ने सरपंच के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि आईआईटी मुद्दे पर चर्चा के लिए असाधारण ग्राम सभा बुलाने के लिए उनके अनुरोध को पंचायत ने नजरअंदाज कर दिया। गांव के सैकड़ों लोगों ने 30 दिन पहले बीडीओ और पंचायत को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे नाराज ग्रामीणों ने बीडीओ के सामने सरपंच के खिलाफ अनऑफिशियल शिकायत दर्ज कराई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि भले ही मंत्री सुभाष ने कोडरा में आईआईटी रद्द होने की बात कही हो, लेकिन जब तक लिखित आदेश नहीं मिलता तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। ग्रामीण की मांग है कि पंचायत 704 नागरिकों के हस्ताक्षर वाले इस प्रस्ताव को नजरअंदाज न करे, तुरंत असाधारण ग्राम सभा बुलाई जाए। आज हम लोग फोंडा के क्रांति मैदान में, जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि गोवा की जो पंचायत साकोडा ग्राम पंचायत जो है, वहाँ पे साकोडा ग्राम पंचायत में हम लोगों ने एक एप्लीकेशन दिया था ग्राम सभा के लिए, और वहाँ पे हम लोगों ने उनको फंड मांगा था। जैसे कि आप लोगों को पता है कि लास्ट टाइम जब हमारे गांव में पानी का इशू हुआ था तो पोल्यूट हुई थी हमारी नदी, और हम लोगों ने मांगा था कि हम लोगों को टैंकर दिए जाए, लेकिन पंचायत ने हम लोगों को फंड ना होने के कारण हमारी जो टैंकर देने का था प्रस्ताव जो था वो उन लोगों ने कैंसिल कर दिया था। तो इसी के बारे में जब ग्राम सभा आई तो हम लोगों ने उन लोगों से उनकी फ़ंड की मांग की कि टोटल फ़ंड कितना अवेलेबल है। तो जब ये फ़ंड की बात आई तो तब उन लोगों ने, जब सेक्रेटरी जब वहाँ पे प्रेजेंट है, संध्या फलियाल उनका नाम है, उन्होंने हम लोगों को बोला कि 20 लाख है, लेकिन बैक एंड में हम लोगों ने ऑलरेडी जो टोटल फ़ंड है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने लेके रखी थी। तब उन लोगों के पास कोई जवाब नहीं था और उन लोगों ने उसी ग्राम सभा को स्टॉप कर दिया। जब 12 तारीख की ग्राम सभा हुई तो ग्राम सभा में हम लोगों ने वापस से उनको इनका क्लैरिफिकेशन मांगा। तो पंचायत सेक्रेटरी जो था, जो संदीप फलियाल, ठीक है, उन्होंने हम लोगों को बोला कि मैं इसके बारे में कोई जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मेरे ऊपर डिप्टी सरपंच और सरपंच है, उन्होंने मेरे ऊपर एक कंप्लेन फाइल की हुई है। उन्होंने खुद से, हम लोगों को नहीं मालूम था कि वहाँ पे फॉर्जरी हुई है या फिर किसी तरीके का भ्रष्टाचार वहाँ पे हुआ है। उन लोगों ने जांच की जाए और उनके स्टेटमेंट में खुद उन्होंने कहा गया था, बोला था कि यहाँ पे कुछ तो पंचायत में गड़बड़ है, और उन लोगों ने सेक्रेटरी के ऊपर वीडियो में कंप्लेन दे दी। तो यहाँ पे एक ऐसा समझ में आ रहा है कि जो अपनी जो पंचायत सरपंच है, कोई भी एक छोटे बच्चे को भी अगर पूछोगे पैसों की अगर लेन देन हो रही है और अगर कोई ओटीपी मांगता है तो वहाँ पे उसको पहले वो एक जांच होनी चाहिए। वहाँ पे ये बिना जांच के इन लोगों ने यहाँ पे ओटीपी दे दी। तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि ये सारे वहाँ पे शामिल है। अर्जेंटीना के दक्षिण तट सान सेबेस्टियन की खाड़ी में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां 26 किलर व्हेल्स मृत पाए गई हैं। ये घटना न केवल वैज्ञानिक के लिए रहस्य बन गई बल्कि पूरे समुद्री परिस्थिति तंत्र के लिए एक गंभीर चेतावनी। इतिहास में तीसरी बार हुआ जब इतनी बड़ी संख्या में किलर मछली एक साथ मृत पाई गई हैं। पहले 1956 में न्यूजीलैंड के पैरापासो बीच पर यह मामला देखने को मिला था, वहां 17 व्हेल्स मृत पाई गई थी। वहीं 2022 में स्टेट ऑफ मेजिलैंड में 9 व्हेल्स मृत पाई गई थी। लेकिन इस बार की घटना इसलिए भी विशेष है क्योंकि सभी मृत व्हेल्स टाइप डी की दुर्लभ किलर की प्रजाति की मानी जा रही है, जो दुनिया में बेहद कम देखने को मिलती है। वैज्ञानिकों ने शुरुआती जांच में पाया कि इन व्हेल्स के शरीर पर किसी बाहरी चोट या टकराव के निशान
नहीं मिले हैं। इसका मतलब यह है कि ये प्राकृतिक या पर्यावरण कारणों से हुई घटना हो सकती है। वैज्ञानिक अब उनके जैविक नमूने लेकर ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं पानी में प्रदूषण, तापमान परिवर्तन या ध्वनि प्रदूषण इन सब की मौत का कारण है। वहीं बात करें, कई विशेषज्ञों का मानना है कि समुद्र के तापमान और चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव के कारण व्हेल्स का दिशा ज्ञान प्रभावित हो जाता है, जिसमें वो अपने प्राकृतिक मार्ग से भटक जाती हैं। टाइप डी की किलर व्हेल्स अपने दृढ़ सामाजिक संरचना और सामूहिक शिकार की क्षमता के लिए जानी जाती है। समुद्र के विशेष शिकारी और मछली, सील और कभी कभी सार का शिकार करती हैं। इनका झुंड अक्सर 40 तक व्हेल्स का होता है, जो मिलकर अपने लक्ष्य को घेरते हुए समुद्री जीव के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये घटना सिर्फ व्हेल्स का संकट नहीं, बल्कि ये पूरे समुद्री परिस्थितिकीय तंत्र की असंतुलन का संकेत है। यदि समुद्र के तापमान, प्रदूषण या ध्वनि लेवल में लगातार वृद्धि होती है तो इससे समुद्री जैविक विविधता पर गहरा और अस्थायी असर पड़ सकता है। अभी वैज्ञानिक लगातार इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। ये घटना हमें याद दिलाती है कि मानव और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है। समुद्र की ये विशाल और शक्तिशाली शिकारी हमें चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हमने पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा तो समुद्र की पूरी जैविक विविधता खतरे में पड़ सकती है। अर्जेंटीना में मृत मिली 26 किलर व्हेल्स दुर्लभ टाइप डी का रहस्य खुला है। इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें राष्ट्र टीवी।